ये दोनों ही है। अपने आप में ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक प्रॉब्लम भी है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम का एक इफेक्ट भी है। तो ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, वेट का लगातार बढ़ते जाना, ये कहीं ना कहीं और समस्याओं का कारण भी हमें इंडिकेशन भी है कि बॉडी में कुछ ना कुछ खराबी चल रही है, या फिर हमारे लाइफस्टाइल में हमें चेंज करने की जरूरत है। और इसके कारण और बहुत सारी बीमारियों को बुलावा रहता है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि आज जब हम इस सेशन में अटेंटिवली सुन रहे हों, हमें गुड हैबिट्स को पिक करना है कि कौन कौन सी अच्छी आदतें जो हैं हम यहाँ से लेकर जा सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हमें अपनी लाइफ में भी चेंज करना है, और बाकी लोगों के साथ भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। तो आपके और हमारे स्पीकर के बीच में ज्यादा समय ना लेता हुआ, आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, जो आपके साथ शेयर करेंगे इस इंफॉर्मेशन के बारे में, वो न्यूट्रिशन में हेल्थ कोच हैं, और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को, अपने वेट को मैनेज रख सकते हैं, अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या क्या कारण है जिससे कि बॉडी का वेट जो है वो अपने जो बैलेंस है वो उस वहां से खराब हो जाता है। ठीक है। तो हम जबरदस्त क्लैपिंग के साथ हमारे आज के स्पीकर को स्टेज पर इनवाइट करते हैं। सो ओवर टू मिस्टर राहुल शर्मा जी। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ क्लैप। सो ओवर टू यू सर। ओके ओके, थैंक यू चरणजीत। और आई होप मेरी आवाज़ क्लियर है। यस सर, क्लियर है। आप सबका वेलकम है दोस्तों, आज के सेशन में जिससे हम बात कर जैसे चरणजीत ने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। टुडे हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में, मोटापे के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है और एक ऐसी प्रॉब्लम उभर के आ रही है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को साथ लेके आती है ना। और इसके बारे में हम बात भी करेंगे, आपसे डिस्कस भी करेंगे। एक बात तो कॉमन है कि जब हम बाजार में निकलते हैं, इधर उधर देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत कम लोग हमें ऐसे नजर आते हैं जो फिट हैं, है ना। नहीं तो मोर देन 80% लोग हमें ऐसे मिलते हैं अडल्ट्स जिनका पेट बढ़ा हुआ है, तोंद बढ़ी हुई है, ओवरवेट है, ओबेसिटी है, उसके कारण और कई प्रॉब्लम्स के साथ वो जूझ रहे हैं। चाहे वो शुगर है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो जोड़ों का दर्द है, कुछ भी। लेकिन जैसे जैसे वो मोटापा बढ़ता जा रहा है, लोगों की हेल्थ का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड्स आता आना शुरू हो चुका है और आता जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आज आप आपसे बात भी करेंगे, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम। तो मैं आपको एक छोटी सी स्लाइड के साथ शेयर करता हूँ। क्लियर है चरणजीत? यस सर। ओके। तो जैसे हम देख पा रहे हैं दोस्तों, एक होलिस्टिक अप्रोच की आज बात की जाएगी आपसे। होलिस्टिक अप्रोच का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस या फैट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हम आपको बताएंगे, वो इंडिविजुअलिस्टिक है, वो हर बंदे के लिए डिफरेंट है। बाजार में बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें, जहाँ पे बात की जाती है कैलोरी डेफिसिट की, जहाँ पे बात की जाती है और कई चीज़ों की। लेकिन वो अप्रोच सबके लिए सेम रहती है, चाहे वो बंदा एक ऐसा लाइफस्टाइल लीड कर रहा है जो बहुत ही सेडेंटरी है, चाहे वो बंदा एक ऐसा लाइफस्टाइल लीड कर रहा है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, और यहाँ उसकी जो प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन है उसको एसेस किए बगैर ही सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सॉल्यूशंस की हम आपसे बात करेंगे वो होलिस्टिक इन अप्रोच होगा, और इंडिविजुअल हर बंदे के लिए डिफरेंट होगा वो। ठीक है ना। और हर बंदा अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उसको अप्रोच कर सकता है और उसको शुरू कर सकता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग एन एन आइडियल बॉडी वेट क्या है, कि क्यों आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन रखना चाहिए ओवरऑल हेल्थ के लिए। अगर हम, जैसे मैंने आपसे बात की है कि अगर हमारा वेट आइडियल कैटेगरी में आता है तो हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है
है ना। हमारे वेट का बहुत ज्यादा कंसर्न है हमारी ओवरऑल हेल्थ के साथ, और जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है हमारे हेल्थ का जो ग्राफ है वो बड़ी तेजी से नीचे आना शुरू हो जाता है। रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीजेस, चाहे वो हड्डियों से रिलेटेड है, चाहे वो डायबिटीज से रिलेटेड, किसी भी तरह की क्रोनिक डिसीजेज जो हैं उनका रिस्क कम हो जाता है अगर हमारा बॉडी वेट आइडियल है ना, उस रेंज में है जो ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। जॉइंट हेल्थ, जैसे हमारी एक बॉडी स्ट्रक्चर है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट को हैंडल करने के लिए वो डिजाइन हुआ है अकॉर्डिंग टू अवर हाइट। लेकिन अगर हमारा वेट बढ़ता है तो हमारी जॉइंट्स जो हैं, जो मेजर जॉइंट्स हैं, जैसे जो हमारे घुटने हैं, जो हमारा कमर है, आ, उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे वेट का। ठीक है ना, तो उसकी हेल्थ के लिए अगर वो एक आइडियल रेंज में है तो हमारी जॉइंट हेल्थ भी अच्छी रहती है। एनर्जी लेवल्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर हमारी बॉडी वेट आइडियल है तो हमारा एनर्जी लेवल्स बढ़िया रहते हैं, हम अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जी पाते हैं। क्योंकि अगर वेट बढ़ा हुआ है तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर ही नहीं पाते, है ना। कि एक एक कह लो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है हमारा, जो एक्टिवनेस है हमारी वो कम हो जाती है, हमारे एनर्जी लेवल्स हमेशा लो रहते हैं। तो चाहकर भी हम कोई चीजें हैं, कई चीजें हैं वो कर ही नहीं पाते, है ना। कपड़े हमारे हम मतलब चाहते हैं कि हम ऐसे कपड़े में फिट हो जाएं जो हम कभी शादी के टाइम पहने थे, लेकिन वो हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो बढ़ चुका है ना। मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, बिल्कुल। अगर हम बॉडी वेट हमारा आइडियल है, हम एनर्जी लेवल्स हमारे आए हैं तो हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया रहती है, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं कई चीजों में, और जो हमारी इमोशनल बैलेंस है वो भी बना रहता है। लॉन्जिविटी, ज्यादा लंबे समय तक हम हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर बॉडी वेट हमारा आइडियल रेंज में है तो हमारी ओवरऑल हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी, और हमारी लॉन्जिविटी मतलब लंबे समय तक हम बहुत बढ़िया हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन यहाँ से जी के जा सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ वेट रिलेटेड सोशल स्टिग्मा, है ना, हम चाहते हैं कि हम भी फिट नजर आए, है ना। और जैसे हम देखते हैं मॉडल्स को सोशल मीडिया पे, कुछ लोग, कई लोगों को है ना देखते हैं जो बहुत ज्यादा फिट हैं, लेकिन वो फिट ऐसे ही नहीं है, उन्होंने बहुत ज्यादा उसके लिए प्राइस पे किया, या उसके लिए वो रेडी है मेंटली उसको मेंटेन करने के लिए, कुछ चीजों को छोड़ने के लिए। नहीं तो राइट साइड में हम देख सकते हैं कि जो ऐसा स्ट्रक्चर जो ऊपर मेल दो है और एक थोड़ा मोटापे में है, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको बहुत कॉमन नजर आता है आजकल लोगों में। सर्दियों में क्या है, थोड़ा ढका रहता है काम, है ना। सर्दियों में थोड़ा जैकेट्स वगैरह डाल के रखते हैं तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन आजकल तो व्हेन वी कम डाउन टू टी शर्ट एंड शर्ट्स तो सारा कुछ हमें क्लियर होना शुरू हो जाता है। जस्ट अ मिनट। तो गर्मियों में थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है ना, और देखते हैं हम भी अपनी तरफ देखते हैं तो हमें लगता है नहीं यार वेट बढ़ गया सर्दियों में लगता है। तो चलो, कैसे उसको देखते हैं, हम आगे बात करते हैं आपसे। जस्ट अ मिनट। चरणजीत, आप स्लाइड आगे कर सकते हो ओपन करके। मैं यहीं से शेयर कर देता हूँ, आप अपनी जो स्लाइड स्क्रीन है उसको ऑफ कर दीजिए। ओके, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हो गया। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्लस्टर ऑफ हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एमएस जिसे शॉर्ट टर्म में बोला जाता है, एक क्लस्टर ऑफ हेल्थ कंडीशंस हैं जो मैं कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहती हैं बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके, है ना। तो उसमें विसरल ओबेसिटी है, और उसमें विसरल ओबेसिटी का क्या मीनिंग है यहाँ पे, कि जो हमारा विसरल पार्ट है, ये वाला विसरल, ये वाला सेंटर वाला जो पार्ट है,
यहाँ पे ओबेसिटी ज्यादा होती है। विसरल हमारे ऑर्गन्स हैं जिसमें हमारी इंटेस्टाइन आती है, हमारी लिवर है, इसमें किडनीज है, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है। वो एक एक प्रायर कंडीशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए चाहिए, जो विसरल ओबेसिटी। हाइपरटेंशन मींस हमारा ब्लड प्रेशर जो है जो बढ़ रहा है, 120/80 चाहिए, उससे ज्यादा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारा इंसुलिन हाई इतना ज्यादा उसको हमने ओवर यूज कर लिया कि वो अब काम नहीं कर पा रहा। और वन ऑफ द मोस्ट जो बेसिक रीजन निकल के आता है ओबेसिटी के लिए या उसमें, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन काम करना बंद कर गया, काम करना कम हो गया, उसका उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है। और वो एक बेसिक रीजन निकल के आता है ओबेसिटी के पीछे, और हमारी जो डायबिटीज है उसके पीछे। हाई ट्राइग्लिसराइड्स हैं, सेम वही इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हमारा जो फैट लिवर है वो ज्यादा ट्राइग्लिसराइड पैदा कर रहा है। हमारी डाइट का इंटेक कुछ ऐसा है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमारे, है ना। तो ये सारा कुछ मिलके लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल जो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, वो अगर कम हो जाए तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हमारा जो एमएस है वो हेल्थ कंडीशंस में बन जाएगा। तो इतनी सारी कंडीशंस अगर इकट्ठी कर लें तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और एक वन ऑफ द प्रायर रीजन है ओबेसिटी के पीछे और डायबिटीज के लिए। आइडियल बॉडी वेट की अब बात करते हैं। तो इसमें बीएमआई फॉर्मूला है हमारे पास, वेस्ट टू हिप रेशियो भी हमें यूज करते हैं, लेकिन बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स है। वेट हमारा केजी में, हाइट और उसके नीचे हाइट को मीटर, हाइट में मीटर को मीटर में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर जब हम डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है एक फॉर्मूला। इसमें अंडरवेट अगर 18 से कम आ रहा है आपका तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में, अगर 18.5 से 24.9 लेस देन 25 है तो आपका नॉर्मल है, अगर 25 से 30 के बीच में है तो आपका वो हो गया ओवरवेट। ओबेस्ट। ओबेसिटी में जैसे 30 से ऊपर जाते हैं तो ओबेसिटी 30 to 35 तक ओबेसिटी क्लास 1 है, देन क्लास 2, देन क्लास 2 में मॉर्बिड आ जाती है, मॉडरेट और मॉर्बिड। मतलब 40 से ज्यादा जब ये हो जाता है तो हम मॉर्बिड में आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, और हमें ये बीएमआई हमें जरूर मालूम होना चाहिए कि हमारा बीएमआई क्या है, और एक आइडिया हमें लग जाएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। इसमें क्राडा स्कैन आपकी हेल्प करता है स्केलेटल मसल को, बॉडी वेट को, बीएमआई को, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, बीएमआई, और सारी चीजों को हम इससे मेजर कर सकते हैं। और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, मैं आपको, जो नए दोस्त हैं उनको डेफिनेटली बोलूंगा, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनको उनको जरूर बोलें कि ये क्राडा स्कैन अगर वो कर सकते हैं आपका तो करके दें। तो ये कुछ मेल फीमेल्स की आइडियल वेट और हाइट की रेशियोज हैं। और एक कॉमन सा आप लेके, एक फॉर्मूला है यहाँ पे कॉमन सा, वो आप लेके चल सकते हैं कि अगर जितने सेंटीमीटर्स आपके, सॉरी जितने इंचेस आपके बनते हैं हाइट में, फॉर एग्जांपल माय हाइट इज 5'5" ना, तो 65 इंचेस बन गए, तो 65 इज माय ऑलमोस्ट आइडियल वेट। ठीक है ना, जो अपर लिमिट है। तो ऐसे आप अपना भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेडीज का थोड़ा डिफर करता है इसमें। तो वेट गेन वर्सेस फैट गेन, अभी ये चीज जो है मैं क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो बंदा है अभी एक बात मैंने डिस्कस कर ली बीएमआई, लेकिन बीएमआई सोल क्राइटेरिया नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि आप ओबीज है या नहीं। क्यों? क्योंकि जो बंदा आपके लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा है, इसका भी 60 kg वेट है फॉर एग्जांपल, और इसका भी 60 kg, राइट साइड का भी 60 kg है, सेम हाइट वेट है, सेम बीएमआई आएगा। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसका मसल मास, और जो राइट हैंड साइड में है उसका फैट से ज्यादा वजन आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, मसल मास हमारा इंक्रीज होना चाहिए। मसल हमारा एसेट है, जितना मसल मास, मसल स्केलेटल आपका मसल आपका बढ़ता जाएगा, उतने बॉडी आपका, एक आप समझ लो कि फिटनेस की तरफ जा रही है, हेल्थ हेल्थ की तरफ जा रही है। और जितना आपका परसेंटेज ऑफ फैट बढ़ता जाएगा बॉडी में, और खास करके विसरल फैट, उतना ज्यादा हम बीमारियों की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। तो बीएमआई इज नॉट ओनली द सोल क्राइटेरिया, लेकिन वन ऑफ द क्राइटेरिया तो है। तो ये जो क्राडा स्कैन मैंने आपको पिछले पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर भी हम इसे बोलते हैं, तो ये आपकी हेल्प कर सकता है इसको डिसाइड करने में कि आपकी बॉडी में मसल मास कितना है और फैट का कितना परसेंटेज आ रहा है। ठीक है। तो कॉज ऑफ फैट गेन क्या है? लाइफस्टाइल स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो बहुत ही कॉमन, एक कॉमन
बेयर डिनोमिनेटर जो है ना, वो स्ट्रेस आजकल निकल के आ रहा है लोगों में ओबेसिटी की वजह। पेरेंटल अप्रोच, खान पीन हमारा ऐसा हो गया कि बच्चों को जल्दी से हम जंक फूड की तरफ लेके चले जाते हैं, जंक फूड आगे है। ये लैक ऑफ स्लीप, स्लीप अगर मैं आपको दोस्तों बताऊं कि वन ऑफ द मेजर कंसर्न है आज की लाइफस्टाइल में, स्लीप का कम होना और क्वालिटी ऑफ स्लीप। क्योंकि जो लोग इस वेट मैनेजमेंट जर्नी पे हैं, या जो चाहते हैं कि हम हेल्दी वेट हमारा हो, अगर उनका स्लीप पैटर्न बिगड़ा हुआ है तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा या बढ़ता जाएगा, या कम नहीं होगा। एनर्जी इम्बैलेंस, ठीक है। हॉर्मोन्स, बहुत ही लेडीज में इसका सबसे ज्यादा जो कॉमन कारण निकल के आता है वो दो तीन चीजें हैं। एक लैक ऑफ स्लीप, लाइफस्टाइल और हॉर्मोन्स। लेडीज की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हॉर्मोन्स ड्राइव करते हैं हमारे पूरी बॉडी को। तो आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज, कई बार आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में भी देखते होंगे, लेडीज एक या दो या तीन चपाती पूरे दिन में खा रही हैं, स्टिल उनका वेट बढ़ता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस या इंसुलिन रेजिस्टेंस उसके पीछे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। चेंज इन फूड हैबिट्स, पहले हम क्या था, घर का खाना ज्यादा प्रेफर किया जाता था, और जोमेटो स्विगी की वजह से लोग होटल्स का खाना ज्यादा घर में मंगवा के खा रहे हैं, और जंक ज्यादा खा रहे हैं, रिफाइंड तेल में बने हुई चीजें ज्यादा खा रहे हैं, रिफाइंड फ्लोर, मैदे से बनी हुई चीजें ज्यादा खा रहे हैं, जिससे डेफिनेटली उनकी ओबेसिटी उनको हो रही है। जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, जिसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अगर उनको है दिक्कत, तो वो बच्चों में कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाती है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन कि ये चीजों से फैट बढ़ता है, इससे कम होता है, इससे बढ़ता है, बहुत तरह की चीजें हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं। जैसे अभी लेटेस्ट एक और स्टिग्मा चला हुआ है कि पालक पनीर को इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। सो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं जो आपको ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन आपको उसके पीछे क्या, उस वजह क्या है, वो जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कॉजेज ऑफ फैट गेन और भी हैं। ओबेसिटी मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। पीसीओडी, जैसे हमने लास्ट सेशन किया था पीसीओडी पे, सो वन ऑफ द अगेन हार्मोनल इशू है वो। पीसीओड एक डिजीज है और एक सिंड्रोम है, दोनों ही कॉज करते हैं हमारे फैट गेन को, वजन बढ़ने को। थायराइड, हॉशिमोतो जैसे ऑटोइम्यून थायराइड की जो कंडीशन रहती है, इसमें हाइपो और हाइपर है। हाइपो में क्या होता है कि वेट हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। बिंज वॉचिंग या बिंज ईटिंग, स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि वो स्ट्रेस को हम निकालने के लिए टीवी या नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखते हैं, तो उसके साथ बिंज ईटिंग होती होती है ना। कॉर्पोरेट में बड़ा एक कल्चर है, बड़े शहरों में, आजकल तो छोटे में सभी में जगह वो आ गया। तो वो एक कारण। ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री अगर, तो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन, ये तो बहुत कॉमन है आजकल लेडीज में कि प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, तो उसके कारण भी वेट गेन होता है। और ड्रग इंड्यूस्ड ओबेसिटी, ठीक है ना, तो ड्रग्स की लेने की वजह से उसका साइड इफेक्ट निकल के आता है, उसमें हमें ओबेसिटी होने के वो बने रहते हैं। तो कैलोरी क्या है, अभी हम देखते हैं कैलोरी इन की बहुत ज्यादा बात आपने सोशल मीडिया पे भी सुनी होगी, वैसे भी हम जानते हैं कि फूड को कैलोरी में काउंट किया जाता है। तो कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ब्रेन मसल्स एवरी सेल इन आवर बॉडी रिक्वायर एनर्जी टू फंक्शन एट ऑप्टिमम लेवल। तो कैलोरी वैसे क्या है, 1 किलोग्राम वाटर को 0 से 1 डिग्री सेल्सियस को रेज करने के लिए जितनी हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसको हम कैलोरी कहते हैं, ठीक है। तो अभी एनर्जी बैलेंस कैसे है, बैलेंस बेस में कैलोरीज ईटन और कैलोरीज बर्न बराबर है ना। अगर हमें वेट गेन करना है तो हमें कैलोरीज इनटेक को बढ़ाना होता है, और कैलोरी बर्न जो है वो कम हो जाता है। और जब हमें वेट कम करना है तो हमारी कैलोरी इनटेक को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, और कैलोरी बर्निंग को हमें इंक्रीज करना पड़ता है। और इसमें भी मैं आपको बताऊं, एक्सरसाइज और नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज दोनों ही आपका मिला के 25 से 30% ये शेयर है जो आपकी एनर्जी बर्निंग में हेल्प करता है। तो हमें ये दिमाग में लेके चलना है कि कितनी कैलोरीज हम इनटेक कर रहे हैं और कैसे हम कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं। ओके, न्यूट्रिएंट्स एंड कैलोरीज, मैक्रो में और माइक्रो में। सो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे दो तरह के होते हैं, मैक्रो जो हमें ज्यादा तादाद में चाहिए, जिसमें कार्ब्स होता है, प्रोटीन्स और फैट्स हैं। और जो हमारी माइक्रो में विटामिन मिनरल्स हैं, और विटामिन एंड मिनरल्स हैं।
तो जैसे कार्ब्स में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन में भी सेम है, और फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती है, क्योंकि फैट एक एनर्जी स्टोरिंग फूड है, तो वो ज्यादा कैलोरी इंटेक होता है उसमें। और अल्कोहल में 1 ग्राम में 7 कैलोरीज होती है। ठीक है ना। तो ऐसे ये करके, और वाटर में जो है वो कैलोरीज हमें पता ही है कि नहीं होती है। तो ये ऐसे करके हम अपनी कैलोरी इंटेक को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें ज्यादा अपनी डाइट में इंक्रीज करनी है, और कौन कौन सी चीजों को हमने लिमिट करना है। जैसे कार्ब्स को हमने लिमिट करना होता है, शुगर्स को हमने लिमिट करना होता है, वो भी हम बात करेंगे। तो एम्प्टी कैलोरीज, जो हम जंक फूड खाते हैं, जो खाने में तो बहुत टेस्टी है, लेकिन वो सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है, उसमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच फ्राइज हम खाते हैं, और वन ऑफ द वर्स्ट फूड की कैटेगरी में दुनिया में फ्रेंच फ्राइज आते हैं, जिसमें ग्लाइकेशन होती है। ठीक है। और उसमें एम्प्टी कैलोरीज हैं, और इतना एडिक्टिव है वो, एक बार आपने खाना शुरू किया, यू विल कीप ऑन ईटिंग, मतलब आप खाते ही चले जाओगे उसको। शुगर से जितनी कैलोरीज हमें आती हैं, मफिन्स हो गए, केक्स हो गए, पैनकेक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, सभी एम्प्टी कैलोरीज हैं, जिससे सिर्फ सिर्फ वजन बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, आपके बॉडी को कुछ भी अ, अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसी एम्प्टी कैलोरीज जिसमें है, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है। जैसे आप अगर 100 ग्राम्स ऑफ ब्रोकली लेते हैं सुबह, और इधर आप एक 100 ग्राम्स ऑफ बर्गर कोई कोई खाते हैं, या फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, तो आप देख सकते हैं कैलोरीज वेट में दोनों अमाउंट आप सेम खा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, उसमें आप खा रहे हैं एक बहुत ही न्यूट्रिशनल रिच फूड। ठीक है। और यहाँ पे आप खा रहे हैं एम्प्टी। तो डिसाइड आपको करना है कि आपने क्या चीज लेनी है। तो कैलोरीज बर्न, है ना। तो उसमें टोटल कैलोरीज बर्न में बेसल मेटाबॉलिक रेट आता है, फिजिकल एक्टिविटी और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड आता है। ये तीनों चीजें मिलके हमारी कैलोरी बर्न जो हमारा पूरा दिन में वो होता है। अगर किसी का बीएमआर ज्यादा है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा है, तो उसका कैलोरी बर्न करने का जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा। अगर ज्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, सेम जैसे स्पोर्ट्स में एथलीट्स और जो जिम गोर्स हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, तो उनको ज्यादा एनर्जी बर्न होती है उनकी। और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है, जिसके कारण भी हमें कैलोरीज बर्न होती है। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों को मिला के हम पीएमआर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिगर आउट एक्टिविटी मल्टीप्लायर, और तीसरा स्टेप है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो हम टोटल एनर्जी जो हमारी कैलकुलेट जो एक्सपेंडिचर है वो काउंट कर सकते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट वो मैंने आपको बता दिया, एनर्जी एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज दैट ए पर्सन नीड्स टू कीप द बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट। रेस्ट में कम से कम कितने किलो कैलोरीज आपको चाहिए, वो आपका आ गया बेसल मेटाबॉलिक रेट, और ये 60 से 75% डेली कैलोरी बर्न में आपकी हेल्प करता है। बीएमआई डिक्लाइंस 1 to 2% पर डेकेड आफ्टर यू टर्न 20। जैसे ही आपकी एज 20 से ऊपर जाती है, हर 10 साल बाद ये गिरना शुरू हो जाता है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, यानी कि आपको कम एनर्जी चाहिए, और इसको ज्यादा करने के लिए हमारा मसल मास ज्यादा होना चाहिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी बॉडी में फैट की परसेंटेज कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। सॉरी, उल्टा बोल गया। मसल की परसेंटेज कम होती चली जाती है, फैट की परसेंटेज बढ़ती चली जाती है एज वी ग्रो ओल्डर। तो जैसे 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 फैट हमारी बॉडी में बढ़ता चले जाएगा, मसल कम होता चला जाएगा, तो हमारा बीएमआर भी गिरना शुरू हो जाएगा। तो हमें अगर चाहते हैं हम कि हमारा बीएमआर फास्ट रहे, ज्यादा रहे, तो हमारा मसल मास हमेशा अच्छा बना रहना चाहिए, और वो गुड एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के बगैर इम्पॉसिबल। तो हॉर्मोन्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे इंसुलिन है, कॉर्टिसोल है, घर्लिन, लेप्टिन है, और थायराइड है ना। घर्लिन और लेप्टिन जिसे हम हंगर हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, और स्टाइटी भी इन्हीं से आती है। जैसे हम कुछ खाते हैं, तो कैसे पता लगता है हमें भूख है? तो वो हार्मोन इन्वॉल्व है उसमें। और कैसे पता चलता है कि अब पेट फुल हो गया? उसके लिए भी हार्मोन इन्वॉल्व है। ठीक है ना। तो ये सभी कुछ हार्मोन्स हमारी हार्मोनल लेवल पे हर चीज कंट्रोल हो रही है। कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन है, तो कॉर्टिसोल, जिन लोगों का कॉर्टिसोल बढ़ा रहता है ब्लड में, स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहता है पूरे दिन में, तो कॉर्टिसोल के ज्यादा होने के कारण भी हमारा वेट मैनेज होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंसुलिन तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप कुछ कुछ देर बाद खाते रहेंगे, तो इंसुलिन बनता रहेगा, बॉडी उसको प्रोड्यूस करती रहेगी, और आपका वेट मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो ओबेसिटी इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस, नॉट ए कैलोरिक वन, ठीक है ना। तो हंगर इज कॉज्ड बाय गर्लिंग हार्मोन, साइटी इज कॉज्ड बाय पेप्टाइड, है ना। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हार्मोन ज्यादा इसमें, जैसे इंसुलिन डिसाइड करता है, फैट स्टोरिंग हार्मोन है इंसुलिन। हम हमारी बॉडी में हमने कोई कोई भी चीज खाई, फॉर एग्जांपल रेगुलर दाल चावल खाए हमने, वो हमारी बॉडी में जाके कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज में, शुगर में, है ना, वो सारा प्रोसेस है। तो वो डिसाइड कौन करता है कि हमारी बॉडी में जो हम खा रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट होगा ज्यादा या फैट में कन्वर्ट नहीं होगा ज्यादा, वो इंसुलिन डिसाइड करता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर हमने अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना सीख लिया, इंसुलिन को बैलेंस करना सीख लिया, तो बहुत हद तक हम अपना वेट मैनेज करना शुरू कर देंगे और वेट मैनेज कर पाएंगे बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो क्योंकि जो हम खा रहे हैं, चाहे हम अच्छा खा रहे हैं चाहे बुरा खा रहे हैं, लेकिन वो बॉडी में जाके कहां पे कैसे स्टोर होगा वो इंसुलिन डिसाइड करता है। तो एनर्जी स्टोरेज में इसका क्या रोल है वो हम पहले भी समझ चुके हैं, थोड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा। टू फॉर्म्स में एनर्जी स्टोर होती है हमारी, ग्लाइकोजन और बॉडी फैट में। इंसुलिन ट्रिगर करता है लिवर को ग्लाइकोजन बनाने में, और फैट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल। तो इंसुलिन क्या करता है, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर आप देख ही रहे हो, सेल की ये पिक्चर है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को, जो हमारी बॉडी में बना है लिवर के थ्रू, जो हम खाने में आए तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, उस ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने का काम इंसुलिन करता है। अगर इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं करेगा तो सेल के अंदर वो जाएगा नहीं, और हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ते जाएंगे, और ऑल्टरनेटली बात करूं तो फैट बढ़ता जाएगा बॉडी में। तो ऐसे होता है, जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो इंसुलिन बढ़ता है, ठीक है। फिर हमने कुछ खाया, फिर इंसुलिन बढ़ गया। फिर हमने फिर हमने कुछ नाश्ते के बीच में खा लिया, तो फिर इंसुलिन बढ़ गया। फिर दोपहर का खाना, फिर अगेन इवनिंग स्नैक, फिर डिनर, फिर खाने से पहले फिर और कुछ। तो आप देख रहे हैं इसमें इंसुलिन के बीच में गैप नहीं आ पा रहा। लेकिन अगर हम 3 डेज, सॉरी 3 मील्स पे आ जाएं, कि हमने ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, और थोड़ी सी उनकी टाइमिंग को हम अगर सेट कर लें, तो जो जो इंसुलिन का कर्व है, जो हमारा ग्लूकोज स्पाइक करता है, वो सिर्फ 3 स्पाइक्स आएंगे पूरे दिन में। और बाकी पूरे दिन में अगर हम स्नैकिंग को अवॉइड कर पाए तो पूरे दिन में हमारा इंसुलिन लेवल सेम रहेगा। तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको वेट को मैनेज करने में। इंसुलिन, ओके। तो ये एक जब ज्यादा थोड़े इंटरवल के बाद हम खाते रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो उससे क्या होता है कि बहुत हाइपर इंसुलिन मीनिया से बोलते हैं। हॉर्मोन्स, जो इंसुलिन का लेवल है वो बढ़ा रहता है ब्लड में, और लगातार वो निकलता रहता है पेनक्रियास से। तो जिससे उसका जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर वो ग्लूकोज एंटर करना कम हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन ने अपना काम करना बंद कर दिया। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है, इसे हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, की इंसुलिन जो है वो उतना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा जो पहले कर पा रहा था, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो ये कॉमन कॉज है ओबेसिटी के पीछे, हाइपरटेंशन, आर्थरोस्क्लेरोसिस और हार्ट डिजीज जिसे हम बोलते हैं, जिसके कारण हमारी उसमें आर्टरीज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो मैं मेन आपको बात कहना चाहता हूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन कॉज है। अगर हम बिल्कुल ग्राउंड पे जाके देखें तो क्या कॉज है जिसके कारण वेट बढ़ता है, तो ये निकल। तो इसके रिस्क क्या है, बीइंग ओवरवेट, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट रिस्क, हार्ट डिजीज का रिस्क है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, गाल ब्लैडर, फैटी लिवर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्लीप अपीनिया मतलब कम आना, है ना। मतलब कोई भी हिस्सा आपकी बॉडी का ऐसा नहीं है जो बच जाए अगर हम ओवरवेट है। आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं वो जो वेट का बढ़ना है वो हमारे बॉडी में अपना इफेक्ट डालेगा ही डालेगा।
हमारे घुटनों पे डालेगा, हार्ट पे डालेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, डायबिटीज होनी शुरू हो जाएगी, लिवर हमारा फैटी होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि प्रॉब्लम बढ़ने के बाद फाइब्रोसिस हो जाए, देन सरोसिस की तरफ चला जाए। तो कहीं ना कहीं वो जो हेल्थ रिस्क है वो ओवरवेट और obese होने से बढ़ जाते हैं। तो इसमें कार्ब्स, फैट और प्रोटीन, ठीक है, तीनों को हमने कैसे मैनेज करना है डाइट में, उसकी बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, एडेड शुगर्स को कम करना है और सिंथेटिक शुगर्स को तो बिल्कुल जीरो करना है। कंजप्शन ऑफ रिफाइंड ग्रेन्स, जैसे मैदे की बात की, मैदे से बनी हुई चीजों को कम खाना है, जितनी ज्यादा खाएंगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी। प्रोटीन कंजप्शन को मॉडरेट करना है और बढ़ाना है हमने धीरे धीरे। कंजप्शन ऑफ नेचुरल फैट, फैट की जो नेचुरल फैट है, सैचुरेटेड फैट है, नेचुरल है, उसको भी हमने डाइट में जीरो नहीं करना होता बिल्कुल भी, उसका भी एक लेवल हमने मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और कंजप्शन ऑफ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। तो मेन दो चीजें हैं जो रिफाइंड कार्ब्स हैं और एडेड शुगर्स हैं। अगर इनको हमने मैनेज कर लिया, प्रोटीन इंटेक को थोड़ा बढ़ाया, नेचुरल फैट फैट के इंटेक को हमने ठीक रखा, तो हमारा वेट जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाएगा। सो ये हो गया जी। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में जो न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के बारे में हम आपसे बात करेंगे अभी, और ब्रांड जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूट्रलाइट। इसमें कुछ सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, दुनिया का नंबर 1 सेलिंग विटामिन डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। तो इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच है, विल ओवर वेट, जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस कंट्रोल, गुड स्लीप, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की बात करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट की बात करते हैं, और डाइट की, क्योंकि एक फैक्टर उसको कंट्रोल नहीं करता है, डाइट भी कंट्रोल करती है, स्ट्रेस भी कंट्रोल करता है आपके वजन को, फिजिकल एक्टिविटी जैसे हम बात की, मील्स, टाइमिंग ऑफ मील्स, स्लीप और माइंडसेट। तो इसमें बिलो वेट प्रोग्राम में हमारे पास फाइबर आता है इसमें, इसमें प्रोबायोटिक है जिसका बहुत ही जबरदस्त रोल है, प्रोटीन विद ग्रीन टी, क्योंकि पहले जो 10 से 15 दिन है वो गट रीसेट की बात हम करते हैं। गट अगर हमारा अगर गट ठीक हो गया तो हमारी इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, हमारा पूरा बॉडी अच्छे से फंक्शन करनी शुरू हो जाती है, और हमारी जो एक एक पहला स्टेप है टुवर्ड्स हेल्दी वेट, तो वो हम लेना शुरू कर जाते हैं अगर हम गट रीसेट फेज पे आते हैं पहले 10 दिन। उसमें कुछ खाने पीने के वो होते हैं, वो हम आपको पर्सनलाइज बता सकते हैं। देन वेट मैनेजमेंट शेक्स आते हैं जो मील रिप्लेस कर सकते हैं हम जिनसे। तो ये वनीला फ्लेवर में आता है, इसमें प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स हैं, इसको पानी में और दूध में हम मिला के ले सकते हैं, और एक टाइम का हम मील को स्किप कर सकते हैं इसके साथ। और जो बाकी चीजें आपकी हेल्प करती हैं इसमें ओमेगा 3 फाइबर, प्रोटीन विद ग्रीन टी और प्री एंड प्रोबायोटिक। वो तो दोस्तों जब से ये दो चीजें लॉन्च हुई हैं, फाइबर एंड प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन गट रीसेट में, तो जितने भी लोग गट रीसेट पे गए हैं, तो अभी हम आपसे मिलवाएंगे भी जिन्होंने वेट मैनेज किया है थ्रू दिस गट रीसेट फेज एंड ऑल। तो लिव 360 का जो नया प्रोग्राम चल रहा है अभी, तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स, मतलब शुगर्स लोगों की रिवर्स होनी शुरू हो गई है, वेट मैनेज होना शुरू हो चुका है, जो स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन थी पूरी बॉडी में वो रिड्यूस हो गई है सिर्फ गट रीसेट होने से ही 10 से 15 दिन में। सो आपने क्या करना है दोस्तों अभी, ठीक है ना, होलिस्टिक इस अप्रोच को अपनाना है, सपोर्टेड विद इंडियन एक्सपीरियंस। मतलब ये जो सारा प्रोग्राम है आपके साथ मैंने डिस्कस किया, ये ऐसे नहीं है, ये बेस्ड ऑन प्रॉपर साइंस है। जितने भी आपके वेट को अफेक्ट करने वाली चीजें हैं सभी पे काम करना करना पड़ता है और किया जाता है इसमें, ठीक है ना। और इररिस्पेक्टिव ऑफ एज या जेंडर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू, ये था आज का सेशन, और आई होप कि मैं आपके कुछ डाउट्स को क्लियर कर पाया। तो बस यही है दोस्तों कि जो भी बातें हमने की हैं, इन ए नटशेल अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर जो मैंने 5-6 चीजें आपको बताई हैं, सभी को अगर हम सही तरीके से इस कंप्लीट प्रोग्राम में एंटर करके शुरू करते हैं, जिसका फर्स्ट फेज रहता है गट रीसेट, तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, चरणजीत, ओवर टू यू। सो थैंक यू वेरी मच सर। सो बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करते हुए सर ने प्रेजेंट किया। हम क्लैप कर सकते हैं वर्चुअली सर के लिए।
मुझे लगता नहीं है कि कोई एस्पेक्ट ऐसा बचा हो जो उन्होंने टच नहीं किया हो, जो कि किसी के वेट को अफेक्ट अफेक्ट करता है, या वेट बढ़ने से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया। और उसके साथ साथ ये बताया है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके और कुछ एक न्यूट्रिशन के सॉल्यूशंस को, उनकी हेल्प लेकर आप हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम अगले सेशन के पार्ट की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले